हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने एडर के बारे में देखा था। इस वीडियो में हम सबट्रैक्टर, जिसको कि डिफरेंस एम्पलीफायर भी बोलते हैं, उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, एक सबट्रैक्टर का एक जनरल सर्किट दिया गया है। यहाँ पर दो इनपुट V1 और V2 और चार रेजिस्टेंस R1, R2, R3 और R4, और हमको आउटपुट वोल्टेज V0 फाइंड करना है। अब यहाँ पे VNI का वोल्टेज तो हमें पता नहीं है, तो हमको VNI फाइंड करना होगा। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो ऑप एम्प के अंदर जाने वाली करंट क्या होगी हमारी? 0 एम्पियर। ये वोल्टेज क्या है हमारा? VNI। तो मैं आपको पहला तरीका बता रहा हूं उसको फाइंड करने का, तो यहां पे लिख लीजिए आप मेथड 1। ठीक है। तो VNI का वोल्टेज कैसे फाइंड होगा? ऑप एम्प के अंदर जाने वाली करंट क्या है? 0 एम्पियर। तो ये दोनों रेजिस्टेंस R3 और R4 क्या हो जाएंगे? सीरीज में, क्योंकि जो करंट R3 में फ्लो हो रही है वही R4 में भी फ्लो हो रही है। तो इसका मतलब R3 और R4 क्या है? सीरीज में। तो यहाँ पर हम VDR लगा सकते हैं, वोल्टेज डिवीजन रूल। तो वोल्टेज डिवीजन रूल क्या होता है? तो हमें VNI का वोल्टेज फाइंड करना है। तो VNI इक्वल टू, किसके अक्रॉस हमें वोल्टेज फाइंड करना है? R4, क्योंकि R4 का ही वोल्टेज VNI है। ठीक है। तो R4 इंटू वोल्टेज, वोल्टेज क्या दिया? V2 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R3 प्लस R4। ठीक है। कहाँ से आए? फ्रॉम VDR। अब वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट से क्या हो जाएगा? VI इक्वल टू VNI फ्रॉम VGC। तो ये वाला वोल्टेज कहाँ पर आ गया हमारा? ये यहाँ पर। ठीक है। ये क्या है हमारा? VNI। ठीक है। अब हम इस पॉइंट पे नोड लगा सकते हैं। जो हमारा VI नोड है, VI टर्मिनल है, उस पे हम नोड लगा सकते हैं। तो चलिए नोड लगाते हैं। अप्लाई KCL एट BI। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा BNI माइनस B1 डिवाइड बाय R1। ठीक है। प्लस BNI माइनस V0 डिवाइड बाय R2 इक्वल टू 0। अब मैं BNI को ले लेता हूँ कॉमन। तो यहाँ से क्या हो गया? 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है। और ये इधर आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? B1/R1 प्लस V0/R2। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो ये क्या हो गया हमारा? R2 प्लस R1, R1 R2, और ये हमारा VNI। ठीक है। इक्वल टू, ये हमारा ऐसे ही होगा, प्लस V0/R2। इस वाले R2 को मैं इधर पहुंचा रहा हूं। ठीक है। तो BNI R2 प्लस R1 डिवाइड बाय R1 इक्वल टू, तो ये ऐसे ही रहेगा, B1/R1 प्लस V0/R2 मल्टीप्लाई बाय R2। ठीक है। अब मैं इसको मॉडिफाई करता हूँ। तो VNI, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1+R2/R1। ठीक है। इक्वल टू, इस R2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? V1R2/R1, और ये प्लस V0। अब देखिए V0 क्या हो गया यहाँ से? V0 इक्वल टू VNI 1+R2/R1 माइनस R2/R1 इंटू B1। BNI की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी, उसको हम पुट कर देंगे। तो VNI इक्वल टू R4 इंटू V2 डिवाइड बाई R3 प्लस R4। तो यहाँ से लिखिए V0 इक्वल टू R4 इंटू V2 डिवाइड बाय R3 प्लस R4। ये क्या है यहाँ से? 1+R2/R1 माइनस B1R2/R1। ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा? V0 का फॉर्मूला। तो ये जो रिजल्ट आया है, हो सकता है आपको ये दिखने में टफ लगे, तो मैं आपको इसको लिखने का दूसरा तरीका भी बताऊंगा, जिससे आप इसको इजीली समझ सकते हैं और इसको याद भी कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। मेथड 2। मेथड 2 क्या है हमारा? बाय सुपरपोजिशन
थ्योरम। तो मैं फिगर फिर से बना लेता हूँ। तो जैसा कि हमारा मेथड टू सुपरपोजिशन है, तो हम एक बार में एक सप्लाई को एक्टिव रखेंगे और दूसरी सप्लाई को इनएक्टिव रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए फिगर में मैंने V2 को ग्राउंड कर दिया, तो इससे जो हमें आउटपुट वोल्टेज मिलने वाला है वो क्या मिलेगा, V01। अब BNI का जो वोल्टेज है हमारा वो क्या है, हमारा 0 वोल्ट। क्यों? क्योंकि ओपेम के अंदर जाने वाली करंट क्या होती है हमारी, 0 एम्पियर। और जैसे कि हमने V2 को ग्राउंड कर दिया तो ये दोनों रेजिस्टर किस पे आ गए, ग्राउंड पे। तो इन दोनों रेजिस्टर का कोई भी मीन्स नहीं रहेगा, इसलिए ये वाला जो VNI का वोल्टेज है हमारा वो क्या हो जाएगा, हमारा 0 वोल्ट। ठीक है, तो इस फिगर को मैं मॉडिफाई करके बना देता हूँ। तो ये वाला फिगर हमारा किसका बन गया, एक स्टैंडर्ड इन्वर्टिंग ओपेम का। तो उसका रिजल्ट तो हमें पता है, तो V01 उससे क्या हो जाएगा हमारा, तो V01 इक्वल टू -R2/R1 इंटू V1। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इस फिगर को मैं फिर से कॉपी कर लेता हूँ। तो पहले स्टेप में हमने V1 को एक्टिव किया था, V2 को इनएक्टिव। इस बार हम V2 को एक्टिव कर रहे हैं और V1 को इनएक्टिव। तो इसकी वजह से जो आउटपुट होने वाला है वो क्या होगा, हमारा V02। अब हमें जो VNI जो कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज है वो हमको पता नहीं है, तो वो हमको निकालना पड़ेगा। कैसे, VDR से, वोल्टेज डिवीजन रूल से। तो इस पॉइंट का वोल्टेज क्या होगा हमारा, तो VNI इक्वल टू R4 इंटू V2 डिवाइड बाय R3 प्लस R4। इस फिगर को भी मैं मॉडिफाई करके बना देता हूँ। अब ये फिगर देखिए आप, ये एक स्टैंडर्ड नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प का फिगर है, क्योंकि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हमने सप्लाई अप्लाई की हुई है और इन्वर्टिंग टर्मिनल हमारा क्या है, ग्राउंड। तो नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प का रिजल्ट हम पहले से ही जानते हैं, इसलिए हमारा जो V02 हो जाएगा वो क्या होगा, V02 इक्वल टू 1+R2/R1 इंटू BNI। जहां पर VNI कितना है हमारा, उसकी वैल्यू को हम पुट कर लेते हैं, 1+R2/R1 इंटू R4 इंटू V2 R3 प्लस R4। अब हमारा जो टोटल आउटपुट वोल्टेज होता है वो कितना होता है, V01 प्लस V02। तो हम दोनों को ऐड करके लिख देते हैं। तो V01 हमारा कितना आया था, -R2/R1 इंटू V1, -R2/R1 इंटू V1 प्लस V02 कितना आया था हमारा, V2 इंटू R4 डिवाइड बाय R3 प्लस R4 इंटू 1+R2/R1। तो ये जो डिफरेंस एम्पलीफायर है वो कॉम्बिनेशन है एक इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का, जहां पर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का रिजल्ट ऐड होके डिफरेंस एम्पलीफायर का रिजल्ट हमारा आता है। तो ये किसका रिजल्ट है हमारा, एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। और ये वाला रिजल्ट किसका है हमारा, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो ये एम्पलीफायर क्या है हमारा, दोनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब हम इसके कुछ केस देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक डिफरेंस एम्पलीफायर दिया गया है, जहां पर कि केस फर्स्ट में मैंने R3 को R1 के इक्वल ले लिया है और R4 को R2 के इक्वल। तो ये वाला केस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्स में मोस्टली यही फिगर आपको देखने के लिए मिलता है, जहां पर दो दो रजिस्टर इक्वल होते हैं। तो इसका हमें आउटपुट वोल्टेज फाइंड करना है। तो जो हमारा जनरल आउटपुट वोल्टेज आया था उसको हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं। तो यही हमारा आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला था। अब यहाँ पर देखिए हमने R3 को R1 के इक्वल रखा है और R4 को R2 के इक्वल। तो इस इक्वेशन में भी हम R3 को R1 और R4 को R2 रख देंगे। ठीक है, तो V0 इक्वल टू -R2/R1 इंटू V1 प्लस V2 इंटू R4 क्या है हमारा, R2 डिवाइड बाय R3 R1 प्लस R4 क्या है हमारा, R2, 1+R2/R1। सॉल्व करते हैं इसको। V0 इक्वल टू -R2/R1 इंटू V1 प्लस V2 इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। ये क्या हो गया हमारा, R1 प्लस R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 से R1 प्लस R2 कट गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, -R2/R1 इंटू V1 प्लस V2 इंटू R2/R1। अब देखिए यहाँ से मैं R2/R1 को बाहर ले लेता हूँ। तो V0 इक्वल टू R2/R1
इंटू V2 माइनस V1। ठीक है, तो यही हमारा आउटपुट का फॉर्मूला आ गया। तो यहाँ से देखिए आप, दोनों जो एक्सटर्नल इनपुट है V2 और V1 उनका डिफरेंस हो रहा है और साथ में R2 बाय R1 गेन का मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए ये क्या है, एक डिफरेंस एम्पलीफायर। आप ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड एक्सटर्नल इनपुट है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा और जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड इनपुट है वो हमेशा नेगेटिव। हो सकता है आपको एग्जाम में V1 की जगह V2 और V2 की जगह V1 देखने को मिल जाए, तो आप पॉजिटिव उसी को रखेंगे जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा और नेगेटिव उसको रखेंगे जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा। यहाँ पर हमारा V2 पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है तो हमने V2 पॉजिटिव रखा और नेगेटिव टर्मिनल से V1 कनेक्ट है इसलिए हमने V1 को नेगेटिव रखा। इसलिए हमारा जो फॉर्मूला हो गया वो V0 इक्वल टू R2 बाय R1 इंटू V2 माइनस V1। अब सेकंड केस देखते हैं। अब सेकंड केस को देखिए, यदि हमारा R1 और R2 का रेशियो R3 और R4 के रेशियो के इक्वल है तो तब हमारा आउटपुट वोल्टेज क्या होगा। इसके ऊपर भी आपको एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है जब आपको दोनों का रेशियो इक्वल दिया रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि R1 R2 इक्वल है या R3 R4 इक्वल है। रेशियो का मतलब अगर R1 R2 1 और 2 है और R3 R4 10 और 20 है तो रेशियो क्या हो गया, 1/2 का। इस केस में हम देखेंगे कि आउटपुट वोल्टेज हमारा क्या होगा। तो पहले मैं जनरल फॉर्मूला को यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला है, इसकी हेल्प से हम इसका आउटपुट वोल्टेज फाइंड करेंगे। ठीक है, तो V0 इक्वल टू माइनस R2 बाय R1 इंटू V1 प्लस, ऊपर नीचे में R4 से डिवाइड कर देता हूँ तो V2 अपॉन R3 प्लस R4 डिवाइड बाय R4 इंटू 1 प्लस R2 बाय R1। ठीक है, V0 इक्वल टू माइनस R2 बाय R1 इंटू V1 प्लस V2, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 प्लस R3 बाय R4, 1 प्लस R2 बाय R1। अब देखिए यहाँ पर V0 इक्वल टू माइनस R2 बाय R1 इंटू V1 प्लस V2 अपॉन 1 प्लस R3 बाय R4 का रेशियो किसके इक्वल है, R1 बाय R2 के। ठीक है, इंटू 1 प्लस R2 बाय R1। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए इसको। V0 इक्वल टू माइनस R2 बाय R1 इंटू V1 प्लस V2 अपॉन, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ R1 प्लस R2 डिवाइड बाय R2। R2 को मैं ऊपर ले गया तो R2 इधर मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पर R1 प्लस R2 डिवाइड बाय R1। R1 प्लस R2 से R1 प्लस R2 कैंसल, ये क्या हो गया हमारा V0 इक्वल टू, मैं R2 बाय R1 को ले लेता हूँ कॉमन, तो R2 बाय R1 इंटू V2 माइनस V1। फिर से हमारा वही फॉर्मूला आ गया जो हमारे पहले केस में आया था। तो ये रिजल्ट भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब केस थर्ड में देखिए, यहाँ पर मैंने सब के सब रजिस्टर क्या ले लिए, R। तो अभी हमारा रिजल्ट जब दो रजिस्टर इक्वल थे तो क्या आया था, V0 इक्वल टू R2 बाय R1 इंटू V2 माइनस V1। ठीक है, तो अब R2 भी R1 के इक्वल हो गया, इसका मतलब R1 इंटू V2 माइनस V1। R1 से R1 कैंसल तो V0 की वैल्यू क्या आ गई, V2 माइनस V1। तो ये जो एम्पलीफायर है वो केवल और केवल डिफरेंस कर रहा है, यहाँ पर तो गेन भी नहीं है। तो यहाँ पर इसका गेन क्या है, 1, मतलब कोई भी सिग्नल एम्पलीफाई नहीं हो रहा है, बस जो इनपुट हमने अप्लाई किए थे उनका केवल डिफरेंस हो रहा है। तो ये क्या है, हमारा एक आइडियल सबट्रैक्टर। अब केस 4 को देखिए, यहाँ पर हमने R3 R1 के इक्वल और R4 R2 के इक्वल रख दिया और पहले हम जो V1 और V2 इनपुट अप्लाई कर रहे थे अब हमने उनको एक कॉमन टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया जो कि हमारा क्या है, Vin। तो V1 और V2 हमारे क्या हो गए, इक्वल, जो कि हमारा किसके इक्वल है, Vin के। ठीक है, तो इस केस में हमारा आउटपुट वोल्टेज क्या आया था, V0 इक्वल टू R2 बाय R1 इंटू V2 माइनस V1। अब R2 बाय R1, यहाँ पर V2 V1 के इक्वल है तो V1 माइनस V1, तो R2 बाय R1 ये क्या हो गया हमारा, 0 इंटू 0। तो आउटपुट वोल्टेज हमारा क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट। अब केस 5 भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए सब रजिस्टर भी इक्वल हैं और जो हम V1 और V2 अप्लाई कर रहे थे उनको एक कॉमन टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया जो कि हमारा Vin है। ठीक है, तो इस केस में हमारा आउटपुट क्या होगा, तो V0 इक्वल टू R2 बाय R1 इंटू V2 माइनस V1। ठीक है, R2 और R1 क्या है हमारे, R।
V2 और V1 क्या है हमारे, वीन। ठीक है, कैसे भी लिख सकते हैं आप उसको, V2 को V1 लिख लीजिए और V2 V1 को VN लिख लीजिए। ये क्या हो गया हमारा रिजल्ट, 0। और ये क्या है हमारा 1, 1 इंटू 0 0, तो V नोट क्या आ गया हमारा 0 वोल्ट। तो इस केस में भी हमारा जो V नोट है वो क्या आया है हमारा 0 वोल्ट। तो आपको ये सारी सर्किट पता होना चाहिए। कभी कभी आपसे कोई पूछ लेता है कि इसका रिजल्ट क्या होगा, तो आपके पास उसके क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। तो इस वीडियो में मैंने जितने भी सब्ट्रैक्टर के केस होते हैं वो सभी को डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको सब अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर क्वेश्चंस देखेंगे, तब तक आप भी अपनी प्रैक्टिस करते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।